जी हाँ साथियों, मैं अश्वनी आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो यूपीएसआई का जो फॉर्म है वो फिलअप हो गया है। अब जो है कि आने वाले समय में जो कि पेपर होने वाला ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके पास है, 1 से 2 माह का है। ओके ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके पास 2 से 2.5 माह का है, उससे ज़्यादा एक दिन का भी समय नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे दहेज यानी कि क्या है, डाउरी एक्ट के बारे में देखेंगे कि जो आया था वर्ष 1961 में। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि 8 मई 1961 को 8 मई 1961 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, दे दे दी जाती है। लेकिन क्या होता है, पूरे भारत में इसको लागू किया जाता है 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई 1961 को पूरे भारत में लागू किया जाता है, केवल एक जगह छोड़ करके जम्मू और कश्मीर के को छोड़ करके, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। लेकिन आज 31/10/2019 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया है। ये क्या हो गया, लागू हो गया है। याद रहना चाहिए क्या चीज है, ये समाज का सबसे बेकार काम है। क्या चीज है, समाज का सबसे बेकार से बेकार काम क्या है, दहेज लेना और देना और लेना दोनों है बेकार। यदि याद रहे, यदि कोई व्यक्ति मांगेगा नहीं तो पाएगा नहीं, और कोई व्यक्ति जब देगा नहीं तो ये मांगेगा नहीं। तो ये क्या चीज है ना कि दोनों लोग, ये क्या चीज होते हैं, दोनों लोग इसमें एक समान रूप से दोषी माने जाते हैं। इसमें एक लोग नहीं है दोषी, जो देता है वो भी है और जो लेता है वह भी दोषी ही है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, इससे हम लोग आते हैं कहाँ पे, आगे आते हैं केस है। उस केस में कौन है, देखते हैं कि हरिवंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर जी हैं। यानी कि इनसे क्या होती है, एक वाद होता है जो कि कहाँ पे, एक कोर्ट में होता है, वाद होता है। कोर्ट में क्या चीज वाद होता है, इसमें क्या चीज वाद होता है कि कोई भी व्यक्ति शादी से पहले या शादी के बाद, शादी के पहले या शादी के बाद ना दहेज की मांग करे या चाहे दहेज दे ना, दहेज की मांग करे या चाहे दहेज दे, तो वो क्या होगा, वह दोषी माना जाएगा। और यही केस के बेस पर क्या आया, दहेज अधिनियम लाया गया वर्ष 1961 में। तो कुल धारा इसमें क्या है, कुल धारा इसमें 10 धारा है। क्या चीज है, कुल धारा इसमें 10 है। उसके बाद हम लोग जानेंगे धारा नंबर 1 में क्या है। धारा नंबर 1 में यही दिखाया गया है कि वर्ष 1961 में, यानी कि 1 जुलाई वर्ष 1961 से संपूर्ण भारत में लागू, लेकिन कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके ना, यही चीज है, यानी कि उसमें दे रखा है। उसके बाद धारा नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। तो धारा नंबर 2 में दे रखा है दहेज की परिभाषा दहेज की परिभाषा। यानी कि मेरे कहने का अर्थ ये रहा कि यदि आप कोई भी, यदि चाहे क्या करें, यदि आप वर पक्ष के हों या वधू पक्ष के हों, यदि दोनों के हैं, बिना, यानी कि आप कोई भी धनराशि दें, यानी कि शादी से पहले या शादी के बाद कोई धनराशि ये लें, इनसे मांगे और ये दें, ओके ना। तो ये क्या चीज हो जाएगा, यही दहेज कहा जाता है। यही क्या चीज है, यही दहेज कहा जाता है ना। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं धारा नंबर
3 में क्या कहा गया है, यानी कि धारा नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। अब देखिए धारा नंबर 3 में है दहेज की देने व लेने की शक्ति। दहेज के देने व लेने की शक्ति, शक्ति की बात कर रहे हैं, यानी कि ये क्या चीज होता है ना, यदि आप दे रहे हैं तो भी क्या चीज है, यदि आप देंगे तो भी आपके ऊपर कानून है, यदि लेंगे तो भी आपके ऊपर कानून है। यानी कि धारा नंबर 3 में सीधे सीधे दे दिया गया है। और क्या चीज होता है ना, ये क्या चीज होता है, आप लोग देखते होंगे कि शादी जब तय होती है ना, शादी जब तय होती है तो एक इसको क्या कहते हैं, बिचौलिया होता है, यानी कि जो दोनों पक्षों के शादियों को जोड़ता है। यदि ये क्या करे, उसको कहे कि तुम दहेज लो और इसको कहे तुम दहेज दो तो यह भी इन दोनों के समान क्या है, यह भी दोषी होगा, यह भी दोषी होगा न। ये क्या चीज होगा, इनको दिया जाएगा दंड, दिया जाएगा जो कि 5 साल का 5 वर्ष का दंड दिया जाएगा। राशि धनराशि भी दी जाएगी, धनराशि में लगेगा आपको लगेगा 15,000 रुपया, या इन दोनों में से जो ज्यादा हो, या दोनों देना होगा आपको। ओके ना। उसके बाद हम आते हैं धारा नंबर 4 की। धारा नंबर 4 को हम लोग देखते हैं दहेज मांगना। दहेज क्या करना, दहेज कोई पक्ष मांगता है, चाहे बेटी का पक्ष चाहे बेटा का पक्ष, क्या करे, दहेज मांगे। दहेज मांगना एक अपराध है और इसके लिए भी दंड क्या है, दंड 5 वर्ष का है। और क्या चीज है, इस पे राशि आपको देनी पड़ेगी, कुल इस पे भी 15,000 तक का राशि आपको देनी पड़ेगी। ओके ना। एक सेकेंड, इसमें 15 नहीं है, 10,000 है। ओके ना। और इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष का सजा और न्यूनतम 6 माह, क्या हो जाएगा, न्यूनतम 6 माह का, 6 माह के लिए जेल भेजा जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक केस आता है, उस केस में है विनय कुमार वर्सेस यूपी। क्या था, यूपी आता है ना। यह जो केस रहता है कहाँ रहता है देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस रहता है, हाई कोर्ट का एक केस रहता है। ये क्या चीज होता है ना, इसमें कहा जाता है यदि शादी के 7 साल तक, यानी कि एग्जाम्पल है कि आज के डेट में शादी होती है, आज से 7 साल यानी कि वर्ष 2021 में शादी होती है, यानी कि वर्ष 2028 के बीच यदि असामान्य स्थिति में जो वाइफ है, जो लेडीज है, यदि इसकी मौत हो जाती है और यह जो है कि अपने बयान में कुछ कह दे कि हाँ ये लोग दोषी हैं, ये लोग हमसे कुछ मांग करते थे, तो क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति उसका पति था या उसके नातेदार या रिश्तेदार जो भी मांग कर रहे थे, वो उन सबको जेल में डाल दिया जाएगा, यानी कि वो लोग दोषी माने जाएंगे। ओके ना। चलिए यह काफी इंपॉर्टेंट केस है। उसके बाद धारा नंबर 4 को हम लोग देखते हैं दहेज का विज्ञापन छपवाना। दहेज का विज्ञापन नहीं छपवा सकते आप, विज्ञापन छपवाना यह भी बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा और इसके लिए न्यूनतम 6 माह, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष। उसके बाद इस पे धनराशि है 15,000 रुपये देना होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे धारा नंबर 5 की ओर आते हैं। धारा नंबर 5 को हम लोग देखते हैं दहेज लेना व देने का क्या होगा,
शून्य बात की जाएगी, शून्य करार होगा, करार होगा यानी कि जीरो। ना ही दहेज लेना है ना ही देना, इसके लिए क्या होगी, जीरो बात की जाएगी। उसके बाद हम आते हैं धारा नंबर 6 में। धारा नंबर 6 में दहेज दहेज का पत्नी या वारिस को लाभ मिलना, यानी कि मेरे कहने का अर्थ है ना, माना क्या है, एग्जाम्पल है, शादी होती है ना, बहुत लोग शादी में खेत पा जाते हैं, भाई खेत पा गए चाहे जो भी पा गए ना, तो खेत में नाम हो गया उनकी वाइफ का या चाहे कोई वारिस का नाम हो गया, लेकिन क्या होता है कि एक सीमित सीमा, यानी कि जो टाइम है, जो टाइम किया गया था फिक्स, यदि टाइम के अंतराल पे यह जो है कि संपत्ति अपनी वाइफ को या चाहे वारिसदार को देते नहीं है, तो वो क्या होंगे, दोषी माने जाएंगे धारा नंबर 6 के तहत। उसके बाद हम देखेंगे अब धारा नंबर 7 में क्या चीज, धारा नंबर 7 में है, धारा नंबर 7 में जो भी अपराधों को संज्ञान में लेना, क्या लेना, संज्ञान में लेना, यानी कि जो भी व्यक्ति, जो भी थाने से चाहे जो भी मजिस्ट्रेट हो, यदि जांच के लिए आएगा तो जो भी अपराध होगा उसको पूरी तरह से अपने संज्ञान में लेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं अब धारा नंबर 8 की ओर। धारा नंबर 8 में क्या चीज है, देखिए धारा नंबर 8 में लिखा है कि इस अपराध का अपराधी की जमानत अजमानती होगी, यानी कि उसकी जमानत नहीं की जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब धारा नंबर 9 है, धारा नंबर 9 है, यानी कि दहेज पर कानून याद रहे, दहेज पर कानून केंद्र भी बना सकती है, केंद्र भी बना सकती है। उसके बाद देखेंगे धारा नंबर 10, धारा नंबर ये क्या कहता है 10, इस पे हम देखेंगे दहेज पर कानून राज्य भी बना सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आज तक इससे मुख्य रूप से माने तो 2 ही केस हैं, तो यह क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूरे लोग इसको याद करें, और जो लोग भी चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो लोग चैनल से ऐड हो जाएं और लाइक और शेयर खूब करें। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।